हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदी ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। और फिर लास्ट में वन लाइनर टाइप के कुछ करंट अफेयर होते हैं जो अक्सर वनडे एग्जाम जैसे एसएससी का हो गया या पुलिस का हो गया, कोई सा भी वनडे एग्जाम होता है, या फिर स्टेट पीएससी का हो गया यानी स्टेट पीसीएस का हो गया, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, यूके पीसीएस हो गया। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा वन लाइनर टाइप का, इसलिए वहाँ पे लास्ट में हम इसको भी कवर करते हैं। और इस वीडियो में करंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी कवर किया जाता है, ताकि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो छूटने ना पाए। आज है 9 जुलाई और सभी को पता है कि आज रविवार है, तो रविवार को हिंदू में कोई सा भी एडिटोरियल नहीं आता है, यानी रविवार को छुट्टी रहती है एडिटोरियल पब्लिश करने वालों की। तो जो बच्चा कुछ आर्टिकल रहता है हफ्ते में, या फिर उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिल जाता है, चाहे पीआईबी से चाहे अन्य किसी न्यूज़पेपर से, तो हम उसको यहाँ पे कवर करते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसके अलावा इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, व्हाई हैज द क्रिएशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन्स प्रोवोक प्रोटेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको लगभग सारे न्यूज़पेपर ने कवर किया है। देखिए यहाँ पे मुद्दा क्या है, अभी मुद्दा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि आपके अंतर्गत जो भी पर्यावरण से जुड़े क्षेत्र हैं, जो भी पर्यावरण के हिसाब से संवेदनशील क्षेत्र हैं, आप उसके यहाँ पे 1-1 किलोमीटर का दायरा बढ़ा दीजिए, और ताकि उसको सुरक्षित रखा जा सके। इसी को लेकर के फिर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने विवाद शुरू कर दिया, उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। अब हम ये मुद्दा समझते हैं पूरा क्या न्यूज। तो मैंने आपको बता दी कि चर्चा में क्यों आ गया, ये न्यूज क्या है पूरी। तो हम यहाँ पे पूरा मुद्दा समझते हैं। देखिए दुनिया में 3 तरह की विचारधारा चलती है पर्यावरण से जुड़ी। पहला क्या है, इसमें पहले में मनुष्यों को केंद्र में रखा जाता है, यानी ये विचारधारा ये कहती है कि मनुष्य के लिए ही दुनिया की विश्व की सारी चीजें हैं। अगर मनुष्य के लिए पर्यावरण को खराब कर दिया जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ये बहुत नॉर्मल बात है। पहली विचारधारा ये कहती है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है, तो मनुष्यों को, इंसान को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। दूसरी विचारधारा क्या कहती है, ये कहती है कि जो प्रकृति है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रकृति है तो मनुष्य है, प्रकृति नहीं रहेगी तो मनुष्य भी नहीं रहेगा, ये धरती भी नहीं रहेगी, ये ग्रह भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे दूसरी विचारधारा में प्रकृति को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तीसरी विचारधारा क्या कहती है, तीसरी विचारधारा ये कहती है कि चाहे मनुष्य चाहे प्रकृति, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। यानी दोनों ही स्वतंत्र नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के नाते है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य की वजह से प्रकृति नहीं रहेगी या प्रकृति को जिसमें, दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अब हम यहाँ पे पूरा मुद्दा समझते हैं। आप खुद सोच के देखिए, अच्छा आपको लग रहा होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की कोई बात कही तो बहुत अच्छी बात कही है कि यार जो पर्यावरण से जुड़ा क्षेत्र, जैसे आप मान लीजिए पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी हिमालय हो गया, उसके अलावा कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मान लीजिए, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी मान लीजिए, इस तरीके के जो भी मुद्दे हैं, या काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, औरंग पार्क नेशनल पार्क हो गया, इस तरीके से आप सोच के देखिए कोई सभी एक मान लीजिए कि नेशनल पार्क है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मान लीजिए उसका दायरा है, यहाँ पे 1 किलोमीटर आपको और बढ़ा देना है इसका जो बफर जोन है। क्यों? ताकि यहाँ पे इसके नेशनल पार्क की सुरक्षा की जा सके। आप लोग को लग रहा है ये तो बहुत अच्छी बात की सुप्रीम कोर्ट ने, इसको लेकर क्यों प्रदर्शन हो रहा है, इसमें क्या खराबी है, लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब आप ये सोच करके देखिए, अभी तो आपको दूर है, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी बात है। अब ये सोच करके देखिए कि यहाँ पे नेशनल पार्क है, यहीं पे आपका घर है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इसको घेर दीजिए, यहाँ पे दायरा और बढ़ा दिए। और जब यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है तो जाहिर सी बात है इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के बाद कुछ तो यहाँ पे प्रतिबंध लगाए जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई मुद्दा आता ही होगा, वहाँ पे जुड़ा होगा कोई ना कोई मुद्दा, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिबंध लगाएंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे सीमित किया जाएगा। तो अब जिसका क्षेत्र है, जिसका घर है वहाँ पे, जैसे कि आदिवासी लोग, अब उनके लिए यहाँ पे दिक्कतें हो जाती है ना। फिर यहाँ पे यही नेशनल पार्क है, सदियों से यहाँ पे रहते आए हैं, इसकी रक्षा करते आए हैं, यहाँ पे ये लोग इसके ऊपर डिपेंड है, नेशनल पार्क के ऊपर, नेशनल पार्क इनके ऊपर डिपेंड है। यहीं से इनको खाना मिलता है, लकड़ी मिलती है, आर्थिक चीजें मिलती हैं, शहद मिलता है, ये सारी चीजें मार्केट में बेचते हैं। तो एक तरीके से आप देखेंगे लगभग इनका जीवन कहाँ पे डिपेंड है, इसी नेशनल पार्क में। इसी तरीके से कोई क्षेत्र वहां पे इनका जीवन डिपेंड करता है पूरी तरीके से। अब उसको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि घेर दीजिए, यानी कि वहां पे दायरा बढ़ा दीजिए उसका, या और थोड़ा हद तक उसको लेकर के सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दीजिए। तो आप सोच के देखिए कि जिनका घर है, जो वहां पे रहता है सदियों से, उनके लिए कितनी समस्या है। तो इस वजह से यहाँ पे फिर से प्रोटेस्ट हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, उसके बारे में क्या यहाँ पे हमारे यहाँ पे प्रावधान किया गया, ये सारे मुद्दे हम यहाँ पे देखेंगे। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्टैटिक पोर्शन की अब शुरुआत। इको सेंसिटिव जोन या पर्यावरण संवेदी क्षेत्र, हिंदी में इसको बोलते हैं पर्यावरण संवेदी क्षेत्र। ये क्या होता है, इसको कौन घोषित कर सकता है, किस अधिनियम के तहत घोषित करता है, वो सारे मुद्दे हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है पर्यावरण मंत्री जो है हमारे, पर्यावरण मंत्रालय, इसका पूरा नाम क्या है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यहाँ पे जारी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना
कब का है ये? 2002 से 2016 के लिए। क्या है ये? राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों यानी कि नेशनल पार्क्स और वन्यजीव अभ्यारण्यों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर भूमि को, यानी कितने तक? तो मान लीजिए नेशनल पार्क का इलाका हो गया, अब यहाँ से कितना? यहाँ से ये 10 किलोमीटर के भीतर भूमि को इको फ्रेजाइल या इको सेंसिटिव, उसको क्या बोलते हैं? इको संवेदनशील क्षेत्र, इको सेंसिटिव जोन जो होता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इको संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। हालांकि 10 किलोमीटर के नियम को एक सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू किया गया है। इसके आवेदन की सीमा अलग अलग हो सकती है। केंद्र सरकार द्वारा 10 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्रों को भी ESZ के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है यदि वे पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण संवेदनशील गलियारे रखते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो 10 किलोमीटर का नियम है ये सामान्य नियम है, यानी सामान्यतः इतना रखा जाता है, लेकिन विशेष स्थितियों में क्या होगा? इसको बढ़ाया भी जा सकता है, कुछ विशेष स्थितियों में इसको घटाया भी जा सकता है। तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है ये पॉइंट में दोनों में, कि यहाँ पे 10 किलोमीटर का नियम जो सामान्यता है, सामान्य कि 10 किलोमीटर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है आवश्यकता अनुसार। अब इसका उद्देश्य क्या है? ESZ बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? इसको क्यों बनाया जाता है? तो संरक्षित क्षेत्रों के आसपास की गतिविधियों को विनियमित और प्रतिबंधित करके शौक अवशोषक बनाना। आप सोच के देखिए कि यहाँ पे नेशनल पार्क का इलाका है और इसके यहाँ पे 10 किलोमीटर क्षेत्र में हम इसको किसी को एंट्री नहीं दे रहे हैं, या फिर यहाँ पे संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दे रहे हैं, तो उसका फायदा क्या होगा? फायदा ये कि ये जो हमारा नेशनल पार्क है पूर्णतः बच जाएगा, यहाँ पे लोगों को एंट्री नहीं होगी, घर नहीं बनाना है या इस तरीके की जो कंस्ट्रक्शन गतिविधियां, होटल्स नहीं बनाना है, इस तरह की बहुत सारी गतिविधियों को रोक दिया जाता है, तो जिससे हमारे नेशनल पार्क और वहाँ पे जो पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हैं वो संबंधित उससे सुरक्षित रह सकेंगे, वहाँ पे जो वन्य जीव रहते हैं वो भी सुरक्षित रह सकेंगे। कुछ सुरक्षा वाले क्षेत्रों और कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र के रूप में काम करता है। ESZ नामित करने के लिए मानदंड क्या है? कैसे कैसे इसको नामित किया जाता है? कैसे कैसे ESZ बनाया जाता है? प्रजातियों के आधार पर, यानी यहाँ पे जो भी प्रजातियां होती हैं वन्य जीवों की, उसके आधार पर भी ESZ बनाया जा सकता है। स्थानिकवाद हो गया, दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है तो उसको आधार पर भी बनाया जा सकता है। दूसरा किस आधार पर बनाया जा सकता है? दूसरा किस आधार पर बनाया जा सकता है? तो वह पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित, पवित्र उपवन, सीमांत वन आदि के आधार पर, भू आकृतिक विशेषताओं के आधार पर, जैसे निर्जन द्वीप हो गया, नदियों का उद्गम हो गया आदि, इन सब के आधार पर हम यहाँ पे ESZ बना सकते हैं। ESZ का मतलब क्या है? यहाँ पे ESZ का मतलब है कि पर्यावरण के लिए जो भी महत्वपूर्ण होगा हम उसके आसपास के 10 किलोमीटर क्षेत्र को यहाँ पे संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर देंगे, जिससे यहाँ पे बहुत सारी गतिविधियां प्रतिबंधित हो जाएंगी, बहुत सारी गतिविधियां विनियमित हो जाएंगी। तो वहां पे यही सारे मुद्दे, यानी कि पर्यावरण को बचाना है। ESZ के आसपास गतिविधियां क्या? तो इसको 3 क्षेत्र में बांटा गया है, यानी जो ESZ हम इसको घोषित कर देंगे किसी क्षेत्र को, तो वहां पे क्या होगा? 3 तरीके के काम चलाए जाएंगे, 3 तरीके के नियम बनाए जाएंगे। पहला क्या होगा? यहाँ पे होगा प्रतिबंधित गतिविधियां, यानी ऐसी कौन कौन सी चीजें होंगी जो आप वहां पे नहीं कर सकते हैं। तो हो जाएगा वाणिज्यिक खनन, यानी खनन नहीं कर सकते आप कमर्शियली। उसके अलावा आरा मिले नहीं लगा सकते हैं, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग नहीं लगाए जा सकते वहां पे, प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना नहीं की जा सकती वहां पे, लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें प्रतिबंधित कर दी जाती है उस क्षेत्र में। उसके अलावा क्या? विनियमित गतिविधियां हैं, यानी जिनको रेगुलेट किया जाएगा, यानी चीजें होंगी लेकिन नियम कानून के हिसाब से होंगी, ध्यान रखते हुए होंगे, निगरानी रखते हुए होंगी ये सारी चीजें। पेड़ों की कटाई हो गया, होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना हो गई, प्राकृतिक जल का व्यावसायिक उपयोग हो गया, बिजली के तारों का निर्माण हो गया, कृषि प्रणाली में भारी बदलाव हो गया। अनुमत गतिविधियां क्या? यानी जो अभी भी आप कर सकते हैं, भले से ESZ को घोषित कर दिया, अभी भी ये सारी चीजें की जा सकती हैं। तो ये कौन सा क्षेत्र होगा? ये कौन सी चीजें होंगी? चालू कृषि या बागवानी प्रथाएं, वर्षा जल संचयन, जैविक खेती, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना, ये सारी चीजें यहाँ पे अभी भी अवेलेबल रहेंगी। ये सारी चीजें बिना अनुमति के आप कर सकते हैं। अब यहाँ से ESZ से जुड़े मुद्दे क्या हम उसको देखते हैं। FRA ये क्या है? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, यानी वनाधिकार अधिनियम। और पेशा क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पूरा नाम क्या है? तो पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, यानी जनजातीय क्षेत्रों में या अधिसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार, ये उसका पूरा नाम है पेश अधिनियम का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि करके वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 संरक्षित क्षेत्रों सहित वन भूमि पर वनवासियों के प्रथागत और पारंपरिक अधिकारों, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों को मान्यता देता है। यानी FRA एक्ट क्या कहता है कि वहां पे जो अधिसूचित जनजातियां हैं उनको अधिकार रहेगा, चाहे वो वन हो, चाहे वहां पे संरक्षित क्षेत्र हो, चाहे संरक्षित क्षेत्र ना हो, इनको अधिकार दिया जाएगा, इनका अधिकार छीना नहीं जाएगा इनसे, जनजातियों से। FRA के तहत सामुदायिक वन संसाधन नामक वनों की एक नई श्रेणी बनाई गई और इसे ग्राम सभाओं द्वारा प्रबंधित किया जाना है। यानी यहाँ पे जब FRA लाएगा तो इसमें एक और नई अवधारणा लेकर के आएगी। क्या आएगा? तो वहाँ पे सामुदायिक वन संसाधन। अब सामुदायिक वन संसाधन से क्या मतलब है कि वनों की जैसे लकड़ी हो गई या वहाँ पे जल हो गया, कुछ भी हो गया,
तो उस पर क्या रहेगा, उस पर सबका स्वामित्व रहेगा और उसका वहां पे उसका निर्णय कौन देगी, तो वहां पे देगी ग्राम सभा, यानी ग्राम सभाओं को यहाँ पे मजबूत बनाएगा। इसी तरह पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, वही पेशा अधिनियम, आप सबने इसके बारे में सुना भी होगा, पेशा अधिनियम PESA, यही है पेशा एक्ट 1996 के प्रावधान ग्राम सभाओं को अनुसूचित क्षेत्रों में वन और राजस्व भूमि पर सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सशक्त बनाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं यहाँ पे क्या बताया, जो पर्यावरण मंत्रालय है वो अभी भी FRA के अनुपालन के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन करने के लिए कोई झुकाव नहीं दिखा रहा है। यानी अभी भी जो हमारी सरकार इसको लेकर के इसकी तरफ कोई रुख नहीं अपना रही है, इसकी तरफ कोई ढील नहीं दे रही है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो EPA 1986 दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और यहाँ पे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 WPA 1972। ये दोनों जो है UPPCS में कई बार पूछे जा चुके हैं। कभी देता है कि वर्ष मिला ये कौन सा किस वर्ष आया था, कभी देता है डायरेक्टली दिया था यहाँ पे क्वेश्चन कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया था, फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए थे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे किसी क्षेत्र को ESZ घोषित कर दिया जाता है या इको सेंसिटिव क्षेत्र या पर्यावरण संवेदी क्षेत्र घोषित करने का उसका फायदा क्या, उसका महत्व क्या है। तो विकास गतिविधियों को प्रभाव को कम करना, शहरीकरण के प्रभाव को कम करने के लिए इसको किया जाता है इन सिटू संरक्षण या स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है इसको, यानी उसी स्थान पर, आप नाम से यहाँ पे समझ सकते होंगे स्वस्थानीय, यानी जहां पे है उसी स्थान पर उनको संरक्षित किया जा सकता है प्रजातियों को, अन्यथा उनको ले जाया जाता है नेशनल पार्क में, बर्ड सेंचुरी में। तो इस तरीके से उनको दिक्कत हो जाती है जब यहाँ से वहां पे आप ट्रांसफर करते हैं, फिर उस तरीके का पर्यावरण मिले ही नहीं मिले। जैसे आप अभी देखेंगे कि नामीबिया से और अफ्रीका से जो चीते आए थे उन्होंने नेशनल पार्क में, तो उनकी मौत होने लग गई है। वही होता है कि यहाँ पे पर्यावरण मिले नहीं मिले, उस तरीके की गतिविधियां होती है कि नहीं होती, इस तरीके की बहुत सारी चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण होती है। तो वहाँ पे यही बताया जा रहा है। वनों की कमी और मानव पशु संघर्ष को कम करता है ये, नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। उसके अलावा उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे जब ये 10 किलोमीटर एरिया घोषित कर दिया यहाँ पे ESZ, तो ये जो क्षेत्र होता है यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि कई सारे प्रकार की गतिविधियों को रोक दिया जाता है, कुछ गतिविधियां रेगुलेटेड वे में की जाती हैं। तो यहाँ पे जब 10 किलोमीटर का क्षेत्र घोषित कर, तब यहाँ पे पेड़ों की कटाई नहीं होगी, वनों की कटाई नहीं होगी, तो यहाँ पे बच जाएंगे वन। उसके अलावा इस क्षेत्र में कोई होटल रिजॉर्ट इस तरह की चीजें नहीं बना सकता है, खनन नहीं कर सकता है, तो वहाँ का जो पर्यावरण क्षेत्र है वो भी बचा रहेगा हमारा। इस तरीके के बहुत सारे फायदे इसके। यहाँ पे वही सारी चीजें एक ही स्लाइड में दी गई हैं, देख लेंगे आप लोग इसको अपने हिसाब से। ये सारी चीजें मैंने पहले डिस्कस कर दी हैं, तो इसको ऐसे ही आपको समझाने के लिए दिया गया है। अब बारी है वन लाइनर क्वेश्चन की। हजरात 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 जैसे बोलता है ना वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में, तो वहाँ पे आप ये भी देखिए, सारे क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ पे जो वन लाइनर आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को विश्व किसवाली दिवस मनाया जाता है। किसवाली क्या, तो ये एक प्रकार की भाषा है, एक भाषा है, इसको यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की शुरुआत की। आप सभी को पता है कि हरियाणा में शादी के लिए बहुत दिक्कत होती है, लड़कियां नहीं मिलती है शादी के लिए, तो इस वजह से यहाँ पे सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया पुरुषों के लिए, ताकि पुरुष को भी कोई दिक्कत ना हो। जैसे अभी तक आप देखते आएंगे सामान्यतः क्या हुआ है कि यहाँ पे महिलाओं को ही पेंशन दी जाती है, लेकिन हरियाणा में ये हालात उल्टे, यहाँ पे पुरुष महिलाओं को दहेज देते हैं तब भी महिलाएं उनको नहीं मिलती है शादी करने के लिए। तो यहाँ पे वही हरियाणा सरकार ने स्टेप लिया है कि विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की शुरुआत की है। पंकज गोयल भारत पे के नए CTO नियुक्त हुए। CTO क्या, तो चीफ टेक्निकल ऑफिसर। कौन है ये पंकज गोयल, किसके, तो भारत पे के। ये चीजें याद रखेंगे आप। वासुदेवन नंबूथिरी का निधन हो गया। ये कौन थे, एक चित्रकार थे। कभी कभी आपसे ऐसे दे देता है कि इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से थे, या उसके अलावा आपको 3-4 नाम दे देगा हाल ही में निधन हुए या बहुत फेमस लोग का, उसके बाद यहाँ पे 3-4 लिस्ट दे देगा, आपको मैच कराने के लिए बोलेगा। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि वासुदेवन नंबूथिरी कौन थे, चित्रकार थे। कर्नाटक सरकार गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख तक का बीमा देगी। कितना, तो 4 लाख तक का। अब गिग श्रमिक क्या होता है, देखिए जैसे आपका जो डिलीवरी लेकर के आता है ना, आप कुछ भी ऑनलाइन बुक करते हैं वो है, उसके बाद ओला हो गया, उबर हो गए, रैपिडो हो गया, ये सारे यहाँ पे जो लोग काम करते हैं इनको गिग वर्कर कहा जाता है। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जब जरूरत होगी तब आपको कांटेक्ट किया जाएगा, आप उसका काम करिए, आप उसका पैसा लीजिए। एक तरीके से यहाँ पे फ्रीलांसर्स हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो वही चीज है यहाँ पे, इन्हीं को गिग इकोनॉमी कहा जाता है और इन्हीं को गिग श्रमिक कहा जाता है। EPR क्रेडिट पाने वाले देश का पहले नगर निकाय कौन बना, तो इंदौर। EPR क्या है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अगर आप प्लास्टिक का उत्पादन कर रहे हैं तो उस प्लास्टिक को इकट्ठा करना और उसको खत्म करना भी आप ही की जिम्मेदारी होगी। सिंगल यूज प्लास्टिक की बात की जा रही है यहाँ पे। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेदवन
उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया वेदवन। उसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ है। इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि पहला है, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ है और फिर वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना को प्रारंभ करने वाला पहला बैंक बना कौन? बैंक ऑफ इंडिया। उसके अलावा मो जंगल जामी योजना ओडिशा सरकार द्वारा आदिवासी समुदाय को अधिकार देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। कौन सी योजना? तो मो जंगल जामी योजना, इसके द्वारा ओडिशा सरकार द्वारा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। देखिए आज संडे था तो आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही रखते हैं ताकि आप लोग भी थोड़ा एंजॉय कर लीजिए, थोड़ी पढ़ाई कर लीजिए और फिर यहाँ पे आर्टिकल भी पब्लिश नहीं होते हैं। जो भी बोलने में गलती है उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर।